गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। आपका इस सुबह सुबह वाली क्लास में अभिनंदन, स्वागत। हिंदी साहित्य की जो अपनी क्लास है, इस क्लास में जो आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज। जैसे मैंने पिछली जो क्लास डाली थी उसमें हमने रैंडमली क्वेश्चंस लिए थे, प्रश्न लिए थे प्रत्येक चैप्टर से। आपसे ये पूछा था कि आगे क्या कंटिन्यू करना है या चैप्टर वाइज पढ़ना है। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने यही कहा कि सर एक एक चैप्टर लीजिए। तो आज से जो हम ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, हिंदी साहित्य की मॉर्निंग में अपना ये टाइम रहेगा और ये बोर्ड एग्जाम तक अपनी रेगुलर क्लास जो है वो चलती रहेगी। और अब हम एक एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना तो उस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। और ये अपन कैप्सूल सीरीज के तहत करने जा रहे हैं। तो ये जो हमारा हिंदी साहित्य का आज का जो पहला टॉपिक है, जिसमें हम जयशंकर प्रसाद साहब और इनकी दोनों रचनाएं, दो कविताएं जो है इनकी, पहला है देवसेना का गीत और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो वन लाइनर हो, लघुत्रात्मक है, चाहे वो बड़े प्रश्न है, सारे प्रश्न आज की हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो ये क्लास रेगुलर आएगी, आपको रोज देखनी है। हो सकता है टाइम थोड़ा बहुत इसका आगे पीछे हो जाए, वैसे टाइम तो अपना 6 बजे का है इस क्लास का, लेकिन अभी चूंकि छुट्टियां चल रही है तो थोड़ा सा लेट आ रही है क्लास। लेकिन जैसे अपनी स्कूलें स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद रोज ये 6 बजे आपको क्लास मिलने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पहली क्लास से। आपका रेस्पॉन्स बच्चों जैसा मिलेगा उसी इंटरेस्ट के साथ मैं आपको आगे ये क्लासें कंटिन्यू करता रहूंगा और बाकी जो अपनी क्लास है वो आपको टाइम पता है। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है जयशंकर प्रसाद, इनकी रचनाएं, देवसेना का गीत और कार्नेला का गीत। और यहां पर हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न आप लोग आंसर देते रहेंगे। जिन जिन बच्चों को आता है ना, आंसर दीजिए, कंफर्म करिए अपने आंसर को। और फिर आप कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, जैसा रोज मैं आपको कहता हूं। क्योंकि उससे क्या होता है कि कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नोट करने पड़ते हैं। आप लिखते रहिए। बहुत सारी चीजें जो बच्चे आज भी कंफ्यूज हो रहे हैं, जब एग्जाम से बहुत कम टाइम बचा है आपसे एग्जाम से पहले, और अभी भी इस प्रकार के प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। कल परसों मैंने एक जो क्लास डाली थी उसमें बच्चे आंसर कुछ और ही बता रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा समझिए इन चीजों को। देखो, तो पहला प्रश्न हमारा यह है कि देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत साहित्य की किस विधा में लिखा गया है। अब साहित्य की अलग अलग विधा है, ये तो आपको पता होगा। जैसे मान लो कविता है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, बहुत सारी अलग अलग विधाएं होती है। तो उसमें से ये जो दोनों गीत हैं ये कौन सी विधा में लिखे गए हैं। ऑप्शन एक है कविता, दूसरा है कहानी, तीसरा है संस्मरण और चौथा है नाटक। तो राइट आंसर बिल्कुल आपने सही पहचाना, ऑप्शन एक रहेगा बच्चों, ये कविता। क्योंकि दोनों ही गीत हैं, मतलब कविता के रूप में लिखे गए हैं। लेकिन यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, वो सारे प्रश्न मैं क्लियर करूंगा कि देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत ये कहां से लिए गए हैं। मान लो ये प्रश्न आता है तो ये इनके नाटकों से लिए गए हैं और इनके दोनों अलग अलग नाटक हैं। ध्यान रखना, उपन्यास भी लिखे हैं जयशंकर प्रसाद साहब ने, नाटक भी लिखे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जाए कहां से लिए गए हैं, कविता से लिए गए हैं, कहानी से लिए गए हैं, संस्मरण से लिए गए हैं, नाटक से लिए गए हैं, तो नाटकों से लिए गए हैं, ये ध्यान रखना। अब प्रश्न यहां से ये बनता है कि देवसेना का गीत प्रसाद के कौन से नाटक से लिया गया है। तो बच्चों, देवसेना के गीत की अगर बात आती है तो आपको याद रखना है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। बच्चे आज भी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि देवसेना का जो गीत है वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है और देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम भी करती है। राइट, तो नाटक का नाम भी स्कंदगुप्त और उसके प्रेमी का नाम भी स्कंदगुप्त। इसी तरीके से कार्नेलिया का जो गीत है बच्चों, ये कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। चंद्रगुप्त नाटक से। कई बार ये होता है कि चीजें हमको याद रहती है लेकिन एग्जाम में, मेन एग्जाम में टाइम में जब पहुंचते हैं वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो दिमाग पे प्रेशर रहता है एग्जाम का, और थोड़ा सा चीजें जब ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं तब भी कंफ्यूज कर लेती हैं। तो याद रखिएगा, कार्नेलिया जो है वो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, देवसेना का गीत है वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। कार्नेलिया जो है ये सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है। ये भी आपको याद रखना है कि कार्नेलिया कौन थी, यहां से प्रश्न बन सकता है। तो आप लिखेंगे कि सेल्यूकस की पुत्री। अब ये सेल्यूकस कौन था, तो ये सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, सिकंदर ने जब भारत आक्रमण के लिए, जब वो भारत की तरफ आ रहा था, तो बच्चों सिंधु नदी जो है अपनी, यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है ना, तो यहाँ जम्मू कश्मीर
यहाँ से जो सिंधु नदी है निकलती है, तो सिंधु नदी के किनारे यहाँ पे इन्होंने एक शिविर गाड़ दिया, क्योंकि नदी पार करने से उसकी सेना ने मना किया। तो यहाँ सिंधु नदी के किनारे ये लोग ठहरे हुए थे। और जब सुबह एक दिन कार्नेलिया जब उठी, उस वहाँ पे जो ग्रीक शिविर, ये ग्रीक देश से आए थे, ग्रीक से आए थे, तो इस शिविर में जब वो बैठी थी तो सुबह का जो मनोरम दृश्य था, एक तरफ सूर्योदय हो रहा है, एक तरफ नदी बह रही है, चारों तरफ हरियाली है, उधर पहाड़ी इलाका है, उस सौंदर्य को देख करके फिर कार्नेलिया ने गीत गाया था कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये प्यारा सा, ये लालिमा लिए हुए जो देश है, ये सुंदर भारत देश हमारा देश है। तो ये कार्नेलिया थी। याद रखना प्रश्न यहां से बनेगा कि कार्नेलिया कहाँ बैठ करके ये गीत गा रही थी, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो कार्नेलिया ग्रीक शिविर में बैठी हुई थी। ग्रीक शिविर कहाँ था, किस नदी पर था, तो सिंधु नदी के किनारे लगा बना हुआ था वहां पे इन्होंने, और एक पेड़ के नीचे बैठ करके ये गाना गा रही थी। इस कविता से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। अब देवसेना कौन थी, ये भी पूछा जा सकता है बच्चों। तो देवसेना जो है ये मालवा के नरेश बंधु वर्मा की बहन थी। और मालवा जो है ना, मालवा पर जब होणों ने आक्रमण किया था बच्चों, आर्यवर्त पर जब होणों ने आक्रमण किया था, तो होणों के आक्रमण में ये इनका जो पूरा परिवार है वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है, और देवसेना अकेली बचती है। तब देवसेना एक प्रण करती है, एक प्रतिज्ञा लेती है। वो क्या प्रतिज्ञा है, वो इस प्रश्न में आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल जो है वो इस प्रकार की रचना है, दोनों गीत हैं, सामान्य सामान्य जानकारी मैंने दे दी, और इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीजें अपन नेक्स्ट प्रश्नों में पढ़ते रहेंगे। तो ये चीजें आप सारी याद रखोगे, ध्यान रखना। तो पहले प्रश्न का आंसर है हमारा कविता। नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न है कि ग्रीक शिविर कहां पर था। अब ये कार्नेलिया का गीत से लिया गया प्रश्न है। कहां पे था, आप सभी को याद है, ग्रीक शिविर सिंधु नदी के किनारे था। नदी का नाम याद रखना है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, टेम्स नदी या सिंधु नदी। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा सिंधु नदी। आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो ये भारत का जो इलाका है, ऊपर का जो इलाका है, तो यहाँ पे जो है ना, ये जम्मू कश्मीर जो है, यहां से निकलती है सिंधु नदी, उसके बाद सिंधु, उसके बाद झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर व्यास और सतलज, ऐसे 6 नदियां निकलती है। तो सबसे बड़ी नदी है वो सिंधु नदी है ना, ये सिंधु नदी है। तो इन्होंने जो है वो ग्रीक से जब ये लोग आए थे तो इस दिशा से आए थे, तो इसीलिए यहाँ पे रुके हुए थे। तो इस सिंधु नदी के किनारे इन्होंने इस शिविर लगाया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पहले दूसरे का राइट आंसर है सिंधु नदी। तीसरा प्रश्न है कि देवसेना के भाई का क्या नाम था। बच्चों देवसेना के भाई का नाम था बंधु वर्मा। पहले ऑप्शन पहला जो है उसका राइट है। बंधु वर्मा से रिलेटेड कई सारे प्रश्न आ सकते हैं। बंधु वर्मा कहाँ का शासक था, तो मालवा का शासक था। ठीक है, याद रखोगे, ये मालवा का शासक था। अच्छा, देवसेना बंधु वर्मा की क्या लगती थी, तो देवसेना जो है वो बंधु वर्मा की बहन लगती थी। ये भी ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, बहन थी देवसेना। अच्छा, देवसेना ने क्या व्रत लिया था, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ये जब मालवा पर आक्रमण किया होणों ने, और जो बंधु वर्मा और उसका परिवार पर जब वीर गति को प्राप्त हो गया, तो अब उसकी बहन देवसेना ने राष्ट्र सेवा का प्रण लिया था बच्चों। राष्ट्र सेवा का प्रण लिया था, राष्ट्र सेवा की प्रतिज्ञा ली थी, और इसीलिए आपको याद रखना है प्रण क्या लिया था। अगर पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे राइट आंसर इसका क्या रहेगा। चौथा प्रश्न देखो, कार्नेलिया का गीत किस नाटक से लिया गया है। तो हमने अच्छी तरह से याद कर लिया, कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। अर्धवार्षिक परीक्षा में भी ये प्रश्न आया था, तो हो सके बोर्ड में वापस रिपीट हो जाए। अर्धवार्षिक का आया हुआ प्रश्न बोर्ड में आ सकता है। हो सके देवसेना के गीत का पूछ लिया जाए कहाँ से लिया गया है, तो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। हो सके आपसे पूछा जाए कि इनके नाटकों के नाम लिखिए, है ना, जयशंकर प्रसाद साहब के नाटकों के नाम लिखिए, जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों नाटकों के अगर नाम पूछा जाता है आपको, तो याद रखना इनके 5 नाटकों के नाम तो जो किताब में दिए हुए वो तो याद रखोगे। एक तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त नाटक, नाटकों के नाम है चंद्रगुप्त। ये सारे के सारे भारत के पौराणिक जो पुरुष हैं उनके नामों पर जो है वो प्रसाद साहब ने नाटक लिखे हैं। चंद्रगुप्त लिखना है आपको, स्कंदगुप्त लिखना है, स्कंदगुप्त आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे ध्रुव स्वामिनी, है ना, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है बच्चों राजश्री, उसके बाद लिखना है आपको
राजश्री, उसके बाद लिखना है आपको अजात शत्रु, अजात शत्रु। तो ये आप इनके नाटकों के नाम आपको याद रखने हैं। तो बच्चों अभी एक प्रश्न जो है वो पूछा है कि कार्नेलिया का गीत किस नाटक से लिया, तो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, पांचवा प्रश्न, देवसेना ने क्या प्रतिज्ञा ली थी। तो अभी हमने देखा कि जब उन्होंने आर्यवत पर आक्रमण किया और बंधु वर्मा और उसका परिवार जब वीर गति को समाप्त हो गया, तो देवसेना ने भाई की मृत्यु के पश्चात देवसेना ने भाई के स्वप्न को पूरा करने के लिए राष्ट्र सेवा का की प्रतिज्ञा ली थी, राष्ट्र सेवा का प्रण लिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा प्रश्न हमारा ये है कि छठा प्रश्न है कि कविता में आए दुर्बल पदबल और हारी होड़ में निहित आशय व्यक्त कीजिए। देवसेना देखो क्या कहती है कि मैं अपने आप को दुर्बल बताती है और अपने आप को कहती है दुर्बल होते हुए भी कहती मैंने होड़ लगाई। तो अपने जीवन की तुलना करती है। कई बार ये प्रश्न आ सकता है कि देवसेना के गीत में देवसेना क्या कर रही है, मतलब किस पर विचार कर रही है। तो वो अपने बीते हुए जीवन पर विचार कर रही है कि मैंने पूरा जीवन नष्ट कर दिया, मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। तो अब यह कहती है कि उसे पता था कि ये जो शरीर है हमारा ये दुर्बल है, एक दिन इसे क्षीण होना है, नष्ट होना है, पर फिर भी इसने तय कर लिया मुझे जो है वो स्कंदगुप्त को ही प्राप्त करना है। स्कंदगुप्त की छाया रखी उसने जीवन भर, उसी का इंतजार किया उसने, तो ये होड़ लगाई उसने। तो यहाँ पे दुर्बल पद बल से आशा है, इसका आशा है देवसेना के बल की शक्ति, मतलब हमारा आत्मबल, हमारा शारीरिक बल, हमारा जीवन, मतलब कहने का मतलब, तो ये जीवन तो नष्ट होना है। तो ये दुर्बल पद बल कहा है अपने जीवन को, अपने बल की शक्ति को कहा है, और साथ ही साथ हारी होड़ लगाई। होड़ लगाने से तात्पर्य है कि उसमें निहित आशय है कि देवसेना का प्रेम के प्रति समर्पण, मतलब पता था कि मुझे हारना है पर फिर भी उसने होड़ लगाई, अपने उस प्रेम से जो है उसने होड़ लगाई थी। तो ये चीजें आपको इस तरीके से याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखोगे, सातवां प्रश्न है कि जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, इससे कवि का क्या आशा है। बच्चों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये तो यही पूछा जा सकता है या इससे रिलेटेड और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये होता है कि क्षितिज का मतलब होता है बच्चों एक ऐसी काल्पनिक जगह जहां पे आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो भारत को भी ऐसा स्थल माना गया है, भारत को भी काल्पनिक क्षितिज माना गया है कि ये एक ऐसा स्थल है जहां पर अनजान लोगों को भी आश्रय मिलता है। भारत दुनिया का एक ऐसा स्थल है जहां पे जो अजनबी लोग भारत विश्व के भिन्न भिन्न कोनों से जो भारत में आए ना, उनको यहाँ पे आश्रय मिला है, वो यहीं के आकर रह गए। आपने देखा होगा प्राचीन काल से लेकर के आज तक भारत में कितनी विदेशी प्रजातियां जो है वो यहाँ पे आए, कितने विदेशी धर्मों के लोग यहाँ पर आए और वो यहीं के होकर के रह गए, यहीं बस गए, क्योंकि भारत जो है वो दयालु देश है, भारत ने उन सबको आश्रय दिया है। तो लिखना है, कवि कहते हैं कि भारत में अनजान क्षितिज, क्षितिज मतलब वही धरती और आसमान जो जहां मिलता हुआ दिखाई देता है, काल्पनिक जगह कहलाता है। तो अनजान क्षितिज को भी सहारा मिलता है, अर्थात यहाँ अनजान, अपरिचित और दूर से आए हुए लोगों को भी सहारा मिलता है। भारत देश अनंत काल से ही शरणागतों की आश्रय स्थली रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, आठवां प्रश्न है, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर से कवि का क्या आशय है। अब ये जो प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में भारत की बात हो रही थी, और चूंकि सुबह का समय था, सूर्य उदय हो रहा था, और सूर्य की किरणें जब धरती पर आ रही थी, तो बीच में जो पेड़ आ रहे थे ना, पेड़ों से छन छन करके, पेड़ों के बीच में जहां जगह होती है वहां से छन छन करके सूर्य की जो किरणें थी, वो किरणें धरती पर पड़ रही थी। साथ ही साथ वही किरणें जो तालाब था, नदी थी, नदी में जो कमल उगे हुए थे, उन कमलों के फूलों पर पड़ रही थी। तो उस प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके बच्चों कहा है, प्रातः काल होते ही सूर्य का प्रकाश पेड़ों की शाखाओं पर पड़ता है ना। तरु शिखा का मतलब होता है पेड़ों की शाखाएं, तरु शिखा, तरु का मतलब पेड़, शिखा माने शाखाएं, मनोहर माने मन को हरने वाला, इतना सुंदर लग रहा था जो मन को हरता हो, मन को आकर्षित करता हो। वहां से छन छन कर, इन पेड़ों से छन छन करके चारों तरफ फैलती है सूर्य की किरणें। कुछ किरणें सरोवर पर कमल के फूलों पर पड़ती है ना, सरस ताम्रस गर्भ विभा पर,
मतलब यहाँ पे फूलों की बात हो रही है कमल के। उस समय के मनोरम दृश्य को देख करके प्रतीत होता है कि प्रकाश किरणें पेड़ों की चोटियों और कमल के फूलों पर प्रसन्न होकर नाच रही हैं। नाच रही तरु शिखा पर, है ना, नाच रही तरु शिखा मनोहर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला है बच्चों, 9वां प्रश्न है। हम टोटल 10 प्रश्न करेंगे इसमें। देवसेना ने अपने जीवन का अंतिम समय कहां पर व्यतीत किया था? तो देवसेना ने अपने जीवन का अंतिम समय वृद्ध पर्णदत्त के यहां पे, वृद्ध पर्णदत्त के आश्रम में रह करके, उसके आश्रम में रह करके गाना गा करके भिक्षा मांग करके अपना जीवन जो है वो व्यतीत किया था। और इसी दौरान स्कंदगुप्त उसके पास जाता है प्रेम की भीख मांगने के लिए, लेकिन उस समय फिर स्कंदगुप्त को जो है वो देवसेना वापस लौटा लेती है। और जब वापस लौटाती है, मना कर देती है उसके साथ जाने से, तो उसके बाद फिर है ना वो भी एक प्रण करता है, एक प्रतिज्ञा करता है। देखो यहाँ ये भी आ सकता है कि देवसेना ने क्या प्रतिज्ञा ली थी, तो देवसेना ने तो राष्ट्र सेवा की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन स्कंदगुप्त ने क्या प्रतिज्ञा ली थी, तो उसने आजीवन कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा ली थी। और क्यों ली थी? क्योंकि वृद्धावस्था में देवसेना ने उसके साथ जाने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? जब उसकी चाह थी तो मना क्यों कर दिया? क्योंकि जीवन भर तो उसने इंतजार किया, तब तो नहीं आया, तब तो उसे विजया की याद आ रही थी, राइट, है ना, मालवा के धन कुबेर की पुत्री विजया। और अब जब वो आ रहा है इस उम्र में, जब ये जब जाने का समय आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे देवसेना उसे मना कर देती है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि पर्णदत्त के आश्रम में भीख मांग करके और गाना गा करके अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, इस कविता में अनजान अतिथियों को आश्रय देने वाला देश किसको बताया है? तो ये अरुण मधुमय देश हमारा, जो प्यारा सा हमारा भारत देश है, यही अनजान अतिथियों को आश्रय देने वाला है। यही अजनबी लोगों को, यही अपरिचित लोगों को, यही बाहर से आए हुए प्रताड़ित परेशान लोगों को आश्रय देने वाला, शरण देने वाला हमारा प्यारा सा देश भारत है। तो बच्चों ये हमने किए हैं 10 प्रश्न, और इसी तरह से हमारी ये क्लासें लगातार चलती रहेगी। मैं थोड़ा सा क्लास का टाइम बता देता हूँ। हिंदी साहित्य की अपनी जो क्लास है, इसका समय है बच्चों सुबह, इसका सब समय है सुबह 6 बजे, ठीक है। हिंदी साहित्य 6 बजे सुबह। हिंदी अनिवार्य का जो अपना टाइम है, जो क्लासें चल रही है, वो क्लासें बच्चों चलती है अपनी शाम को 5 बजे, है ना, 5 बजे शाम को। उसके बाद इंग्लिश की जो अपनी क्लास आती है वो आती है 7 बजे, और एक अपनी लाइव क्लास आती है, तो लाइव क्लास का हमारा टाइम है बच्चों 8 बजे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज, EDUCATION, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। लोगो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला लोगो है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां पर हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। तो ये सारे कोर्सेज आपको वहां पे मिलेंगे चैप्टर वाइज। प्रत्येक कोर्स में आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, आपको वहां पे एमसीक्यूज मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, प्रश्न उत्तर मिलेंगे, इसी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी मिलेगी। साथ ही साथ वहां पर आपको अगर नोट्स चाहिए, केवल नोट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप में मिलेगी। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।